हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज। मेरा नाम है सचिन पाटिल और आज हम डिस्कशन करेंगे थर्सडे न्यूज़पेपर 11 नवंबर 2021 के न्यूज़पेपर के बारे में। देख लेते हैं आज का पेपर क्या कहता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। फ्रंट पेज क्या बोलता है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सरकार के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है और वो डिसीजन किस चीज को लेकर के किया गया है तो देख सकते हैं। यूनियन कैबिनेट ब्रिंग्स द बैक एमपी लेड स्कीम। यहाँ पे एमपी लेड स्कीम का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। तो देखिए क्या हुआ था कि भारत सरकार के द्वारा 23 दिसंबर 1993 में इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था कि भाई कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लोकसभा के जो मेंबर हैं, राज्यसभा के जो मेंबर हैं या जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो सभी को अपनी अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर, अपने एरियाज के अंदर क्या करने होंगे, डेवलपमेंट के काम करने होंगे। लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जिसे कहा गया था। यदि आप लोगों को याद आ रहा हो, है ना, इसी के देखते हुए इसी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में जो सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है वो भी इसी के अंडर में हमने देखी थी। अब इसमें क्या होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तहत जो साल में जो इनको फंड प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना, 5 करोड़ रुपए जो प्रोवाइड किया जाता है, इसमें 30% की क्या कर दी गई है, कटौती कर दी गई है ना। तो ये चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। अब ये क्या है कि भाई ये किस चीज को देखते हुए किया गया है, तो कोविड को देखते हुए ये चीजें की गई हैं कि भाई कि कोविड को लेकर के ये जो पैसा है वो डेवलपमेंट में ना लगाते हुए अभी कोविड जो मैटर है उसमें हमें इस पैसे को इन्वेस्ट करना है। इस चीज को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। साथ ही साथ क्या कहा गया है कि भाई कि एमपी लेड जो स्कीम है इसमें तो कटौती की गई है, साथ साथ में जितने भी एमपीज हैं और राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट और ऑल स्टेट्स के जितने भी गवर्नर्स हैं, उनकी सैलरीज में भी यहाँ पे कटौती करने को लेकर के बात की गई है ना। जिससे ये चीजें बताई गई है कि लगभग कुछ जो हम डिडक्शन करेंगे उससे लगभग कुछ 8,000 करोड़ रुपए का जो पैसा है वो उसको हम कोविड पैंडमिक में या कोविड क्राइसिस के टाइम पीरियड में हम उसमें लगा सकें। इस चीज को लेकर के यहाँ पे बात की गई है ना। देख सकते हैं कब तक की ये बात की गई है। तो द स्कीम वाज द सस्पेंडेड टू फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे 2020 अप्रैल मंथ का ये डिसीजन था जिसको लिया गया था, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2022 तक के लिए, है ना। जैसे 2020-21 एंड 2021-22 तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया था कि भाई कि इसमें हम कटौती कर रहे हैं और जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा के जो मेंबर हैं, लोकसभा के जो मेंबर हैं, उनकी सैलरीज को भी लेकर के हम यहाँ पे डिडक्शन कर रहे हैं। तो इसको लेकर के ऑपोजिशन की तरफ से बहुत ज्यादा क्राइसिस जो क्रिटिसाइज है वो देखने को मिला है। उनका ये कहना है कि भाई कि आप जो सैलरीज में कटौती कर रहे हैं वो तो ठीक है कि चलिए, जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके का कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, जिस तरीके का पैंडमिक हमें देखने को मिला, उसके अंदर ये सारी चीजें जायज हैं। लेकिन आप उस स्कीम के अंदर डेवलपमेंट वाले जो काम है, जो एमपीज के कंट्रोल के अंदर आते हैं या उसकी कॉन्स्टिट्युएंसी या लोकल एरियाज को डेवलप करने के लिए जो फंड जो लगाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप उसमें कम कटौती ना करें, क्योंकि इससे तो डेवलपमेंट को लेकर के क्या हो जाएंगे, पब्लिक के बीच में सवाल खड़े हो जाएंगे कि भाई कि हमारे एरियाज को डेवलपमेंट या डेवलप करने के लिए जो पैसा है उसमें कटौती कर दी गई है। तो आप उसको लेकर के ऐसे ना करें, यहाँ पे अपोजिशन का ये कहना है। क्लियर। तो यहाँ पे ये चीजें बताई गई हैं। ये पहले स्कीम जो थी वो किसके अंडर में आती थी, तो ये भी मैं आपको मेंशन कर देता हूं क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर के तहत इसको लाया जाता था। रूरल डेवलपमेंट में शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन बाद में यानी 1 साल बाद में ही यानी 1994 में इसे किसके अंडर में कर दिया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री इसके कंट्रोल में कर दिया गया 1994 में। क्लियर। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है।
क्वेश्चन आएगा ये किसके टाइम पीरियड में इस तरीके की स्कीम को लॉन्च किया गया था, तो उस समय हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। इनके टाइम पीरियड में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था भारत के अंदर। ध्यान रखेंगे पीएम लेड स्कीम की मैं बात कर रहा हूं, जिसके अंदर इस सारी चीजों को स्टार्ट किया गया है। अच्छा, और क्या चीजें पूछी जा सकती हैं? देखिए क्या होता है कि पीएम लेड जो स्कीम है इसमें पैसा पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अकाउंट में नहीं जाता है डायरेक्टली। यदि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अकाउंट में दिया तो हो सकता है कि करप्शन हो सकते हैं, है ना, ये चीजें निकल करके आती हैं। तो ये पैसा कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट जो अथॉरिटी है उसके अकाउंट में ये पैसा जाता है, और उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहता है कि भाई कि जाकर के इस एरिया में डेवलपमेंट के हमें कार्य करने हैं। तो ये चीजें इसमें बताई जाती है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को ये पैसा जो है वो पहुंचा दिया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं कि भाई कि पीएम लेड स्कीम के तहत सबसे ज्यादा जो पैसा है वो कौन से स्टेट के अंदर लगाया गया है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आंसर आपको बताना है तेलंगाना वो स्टेट है भारत का जिसमें सबसे ज्यादा पीएम लेड स्कीम के तहत डेवलपमेंट के काम किए गए हैं। दूसरा है सिक्किम, आप लोगों को इसके अंदर इसको भी ध्यान रखना है। तीसरा है छत्तीसगढ़। ध्यान रखेंगे ये तीन ऐसे स्टेट हैं जिसमें पीएम लेड स्कीम के तहत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग ये जो लोकल एरिया डेवलपमेंट को लेकर के सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया है या उनके डेवलपमेंट के लिए लगाया गया है, तो वो ये तीन स्टेट हैं जिनको हम बोलते हैं टॉप 3 स्टेट। क्लियर? अब इसमें क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है, जो जिसमें सबसे कम पैसा इन्वेस्ट किया गया है, तो वो भी आपको जानकारी रखनी है। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। मैं इसे इरेज कर रहा हूं ताकि हम आगे और इसको एक्सप्लेन कर सकें। क्लियर? तेलंगाना, सिक्किम, छत्तीसगढ़ टॉप 3 स्टेट के अंदर आते हैं। क्लियर? और बाकी के बॉटम 3 स्टेट के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। बॉटम 3 स्टेट कौन कौन से आ जाते हैं, तो वो आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। सबसे पहला तो है उत्तराखंड, जिसमें सबसे कम पैसा खर्च हुआ है ना, ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नंबर 2 पे आता है जहां पे कम पैसा खर्च किया गया है, तो वो है त्रिपुरा। क्लियर? नंबर 3 पर आता है झारखंड। टॉप 3 स्टेट मैंने आपको बता दिए हैं एंड बॉटम 3 स्टेट बता दिए हैं। ये है कि पीएम लेड स्कीम के तहत जहां पे कम फंडिंग हमें या कम डेवलपमेंट के काम हमें देखने को मिले हैं, यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। क्लियर? चलिए अब हम आगे के टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये चीजें भी आप लोगों को उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। उत्तराखंड, त्रिपुरा एंड झारखंड यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। अब अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अगला आर्टिकल क्या कहता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है भाई पिछले 2 दिन से एक मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज की जा रही है। उस मीटिंग को हम बोलते हैं कॉन्क्लेव, और दिल्ली डेक्लेरेशन के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पे 7 नेशंस के जो काउंटर पार्ट हैं जिनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है ना। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की ये मीटिंग थी जिसको फाइनली कंडक्ट कराया गया। ये 3rd नंबर की रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग है। इससे पहले 2 बार और कब हो चुकी है अलग अलग मैटर को लेकर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग, तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। 2018 में हुई थी ईरान के कंसर्न को लेकर के, और 2019 में भी इस तरीके की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। ये 3rd नंबर की समिट है जिसको 2021 में ऑर्गेनाइज किया गया है। कौन से इश्यूज की तरफ, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है। पिछले 2 दिन से हम इस टॉपिक को कवर अप कर रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पे ये डिसीजन निकल करके आया है सारे काउंटर पार्ट्स के द्वारा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि अफगानिस्तान के कंडीशन को लेकर के अब हमें देरी नहीं करना चाहिए। अब हमें जल्द से जल्द इस चीज को लेकर के वहां पे हेल्प पहुंचाने की जरूरत है। अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने की जरूरत है ना। वहां पे जिस तरीके के वुमेन्स को लेकर के हालात वहां पे देख रहे हैं, तो वहां पे हमें सपोर्ट करना है। इवन वहां पे चाइल्ड को लेकर के काम करना है। इवन वहां पे हंगर को लेकर के काम करना है। जिस तरीके की वहां पे हालात हैं
भुखमरी फैल रही है उसको लेकर के यहाँ पे हमें सपोर्ट करना है। उसके अलावा एड्स प्रोवाइड करने को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई कि हमें उनको किसी भी ना किसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। इस मैटर को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। उसके अलावा टेररिज्म और ड्रग्स ट्रैफिकिंग को लेकर के भी यहाँ पे इन 7 नेशंस के बीच में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है कि भाई कि हमें आपस में मिल करके इस तरीके से काम करना होगा कि देखिए कि हम वहां एक तरफ सपोर्ट तो प्रोवाइड करेंगे करेंगे, साथ में हमें अगेंस्ट में भी रहना है। किसको लेकर के? कलेक्टिव कोऑपरेशन देखने को चाहिए हमें कहां पर? अगेंस्ट दी टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर के यहाँ पे बात की गई है ना। और इस कॉन्क्लेव को या इस स्टेटमेंट को इन्होंने क्या नाम दिया है? तो दिल्ली डिक्लेरेशन नाम दिया है। और इसके बारे में मैं आपको काफी डिटेल में बता चुका हूं। 1998 में इसका पहली बार प्रपोजल लाया गया था। बनाया कब गया? तो 1999 में बनाया गया था। उस समय जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पीरियड में इसको बनाया गया था। ये चीजें मैं आपको कल बता चुका हूं। पहले कौन है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? ये आप लोगों को आज के कमेंट बॉक्स के अंदर का पहला नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि मैं इसके बारे में कल आपको काफी सारी डिटेल बता चुका हूं। क्लियर? आपको बताना है कि भारत के पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन थे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक और आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा फ्रंट पेज के अंदर ही। वो क्या है? एक फेस्टिवल है जो हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसका 52nd नंबर का जो एडिशन है, जिसको होस्ट किया जाएगा नवंबर 20 के अंदर, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और इसको गोवा के अंदर कंडक्ट कराया जाता है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलिए अब आपके लिए दूसरा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि फर्स्ट इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ये चीजें आप लोगों को बतानी है और कब इसे स्टार्ट किया गया था। क्लियर? तो यहाँ पे आप अगली चीज क्या है, यहाँ पे आपको एक व्यक्ति जो दिख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर के अंदर, जिनका नाम है ब्रात्या बासु। इन्होंने एक मूवी को बनाया था जिसका नाम था डिक्शनरी। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की जो लिस्ट है यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये एक बंगाली क्या है अभी तो ये राइट नाउ पॉलिटिक्स के अंदर है, मिनिस्टर रह चुके हैं, है ना, मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल के अंदर। तो ये इससे पहले एक फिल्म डायरेक्टर हुआ करते थे जिन्होंने इस मूवी को बनाया था। और इसमें एक एक्ट्रेस जो आज की डेट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से वेस्ट बंगाल के अंदर, जिनका नाम है, देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, नुसरत जहां। इन्होंने भी इसमें बतौर एक्ट्रेस काम किया है। तो इस चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सी बंगाली फिल्म है जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो ऑफ इंडिया है गोवा के अंदर जो होने वाला है उसके अंदर ये लिस्ट में देखने को मिली है। तो उस मूवी का नाम है डिक्शनरी मूवी। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई। आगे बात करते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है भाई लोगों के द्वारा? देखिए यहाँ पे वुमेन्स के द्वारा ये कहा जा रहा है या लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेकर के इनसफिशिएंट जो अमाउंट है वो उसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है कि ये कहीं ना कहीं ग्लासगो जो समिट है उसमें कहीं ना कहीं कमी हमें देखने को मिल रही है। इस चीज को लेकर के यहाँ पे बात कही गई है। तो भाई ग्लासगो समिट है ना, बहुत बार ज्यादा हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। आप लोगों को काफी बार मैंने ये बताया है कि इस समिट को किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो चलिए अब आप लोगों को ये सारे आंसर करने हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, UNFCCC का हेडक्वार्टर या उसकी पूरी स्टोरी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बतानी है। क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई है, ठीक है। और अब UNFCCC के द्वारा इस समिट को होस्ट किया जाता है और इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इस बार की जो समिट है इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कहां पर? तो ग्लासगो के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ना। पार्टनर कंट्री कौन है? तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं, इटली इसकी पार्टनर कंट्री है और इसे हम कोप 26 के नाम से जानते हैं। क्लियर? ये ध्यान रखना है आपको। पहली जो समिट हुई थी वो हुई थी 1995 के अंदर, UNFCCC के द्वारा कराई गई थी। बर्लिन जर्मनी के अंदर इसको कराया गया था, है ना। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है इसके अंदर। भारत में इसकी पहली बार समिट कब हुई थी? तो उसे हम कोप 8 के नाम से जानते हैं, है ना। न्यू दिल्ली के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। और
मैंने आज आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैंने आपको एक पिक्चर पहुंचाया और उसमें ये मैंने बताया कि इंडिया का इस बार का जो इनिशिएटिव है, इंडिया ने अब अपना डिक्लेरेशन कर दिया है भाई, डिक्लेयर कर दिया है कि कब तक वो अपने पार्ट में सारी चीजों को लेकर के, क्लाइमेट को लेकर के ये एक्शन लेंगे। उन सारी चीजों को मैंने उस पिक्चर में मेंशन किया है, खास करके 2070 को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। नेट जीरो कार्बन एमिशन को लेकर के यहाँ पे बात रखी गई है कि भाई कि इंडिया नेट जीरो कार्बन एमिशन को लेकर के काम करेगा 2070 को लेकर के। यहाँ पे नेट जीरो का मतलब क्या है कि जितने पेड़ डेवलपमेंट को लेकर के यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलेगा, यानी जितने पेड़ काटे जाएंगे उतने ही आपको उसको डबल मात्रा में आपको भारत के अंदर नया फॉरेस्टेशन करना है, एफॉरेस्टेशन करना है। इसी को ही हम नेट जीरो कार्बन एमिशन कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई है? फिर से सुन लीजिए, 2070 में नेट जीरो कार्बन एमिशन हो जाएगा, तो मतलब जब तक आप डेवलपमेंट को लेकर के डिफॉरेस्ट सॉरी डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो उसका मतलब ये होता है कि भाई कि जितना आप डेवलपमेंट को लेकर के काम करेंगे, उतना ही आपको डबल वैल्यूज में आपको पेड़ लगाने हैं, एफॉरेस्टेशन के काम करने हैं। इसी को ही हम नेट जीरो कहते हैं। ध्यान रखना ये चीजें, और इसको लेकर के सरकार काम भी कर रही है ना। और इसमें मैंने आपको एक और चीज भी बताई है कि सरकार ने और क्या टारगेट रखे हैं। आप लोगों को याद आ रहा हो, 2030 तक सरकार का 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के क्या था, टारगेट था, जिसको 50 गीगावाट और इंक्रीज करके इसको क्या कर दिया गया है, 500 गीगावाट कब तक के लिए, 2030 के लिए इसको कर दिया गया है। और क्या चीज कही गई है, 2030 तक ये अपना 45% कार्बन को क्या कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। ये भी चीजें इन्होंने, कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस कर लेंगे, ये चीज इन्होंने यहां पे मेंशन की है। और इसके अलावा देखिए, हम यहाँ पे बात क्या आई है, क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर के, तो ये भी चीज जान लीजिए कि ये क्लाइमेट फाइनेंस है क्या। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि अभी हाल ही में मोदी जी और भी अलग जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उन्होंने ये सवाल उठाए हैं या ये बातें रखी हैं कि भाई आपने तो अपने आप को पॉल्यूशन कर करके, है ना, कार्बन एमिशन कर करके अपने आप को डेवलप कर लिया है, लेकिन अभी तो हम डेवलपिंग है, अभी तो हमें डेवलप्ड होना है, तो डेवलप्ड होने के लिए भी तो हमारी तरफ से कार्बन एमिशन होगा। तो इसके लिए इन्होंने ये कहा है कि उन डेवलप कंट्रीज को कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हेल्प, उन अंडर डेवलप कंट्रीज और अंडर जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको हेल्प करनी होगी। इसी चीज को लेकर के, क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेकर के यहाँ पे बात की गई कि उन डेवलप नेशंस को लगभग, है ना, लगभग क्या, इसमें तो बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा ही दिया गया है कि उन डेवलप नेशंस को $100 बिलियन का क्या करना चाहिए, फंड को रेज करना चाहिए। और इसकी हेल्प किसको करना चाहिए, उन डेवलपिंग नेशंस को के डेवलपमेंट को लेकर के ये पैसा आपको लगाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अभी भी इसमें फाइनेंस को लेकर के कमी हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि क्लाइमेट समिट खत्म होने आ गई है, लेकिन किसी भी तरीके की क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेकर के यहाँ पे चीज होते हुए नहीं दिख रही है। क्लियर? तो ये चीजें आप ये इस आर्टिकल में कवर किया गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से ये चीजें क्लियर हो गई हैं इस पार्ट के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगले अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल क्या कहता है भाई, तो यहाँ पे देखिए, कोरिंगा को लेकर के बात की जा रही है। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, ये एक तरीके की कैट है, इसको हम बोलते हैं फिशिंग कैट। तो इसको लेकर के यहाँ पे कोरिंगा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अंदर कुछ बायो रिसर्चर जो हैं वो काम करेंगे इस कैट को लेकर के, क्योंकि 2018 के सेंसस में ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं इनकी तादाद भारत के अंदर कम होती हुई दिख रही है। तो इस चीज की स्टडी को लेकर के यहाँ पे काम किया जाएगा, फिशिंग कैट को लेकर के, है ना। तो ये किसके द्वारा किया जाएगा, तो कन्वर्सेशन ऑफ बायोलॉजिस्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, WII, देहरादून के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और यहाँ के बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इसकी स्टडी करेंगे भाई, इसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। क्लियर?
ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। तो किसको लेकर के बात की जा रही है, तो फिशिंग कैट की स्टडी करने को लेकर के, और इनके सेंसस कब आया था, तो 2018 के अंदर सेंसस आया था, एनिमल सेंसस, जिसमें सारे आंकड़े निकल करके आए कि भाई कि इनकी तादाद क्या है, भारत के अंदर कम होती हुई दिख रही है। क्लियर। और कौन करेगा, तो ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के जो बायोलॉजिस्ट हैं वो इस केस को लेकर के इसकी स्टडी करेंगे। और इसका देखिए साइंटिफिक नेम भी यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही अजीबोगरीब नाम है, इसको आप लोग प्लीज पढ़ लेना, है ना। क्या नाम दिया गया है, प्रिनोलरस विवेरियनस इसका नाम दिया गया है ना। और ये कहाँ पे स्टडी होगी, तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश के अंदर इसकी नेक्स्ट वीक को लेकर के क्या होने वाली है, रिसर्च स्टडी होने वाली है। क्या इससे पहले भी इस तरीके के केसेस को लेकर के स्टडी हुई है, तो बांग्लादेश के अंदर इस तरीके का एक प्रोजेक्ट है जो 2020 के अंदर स्टार्ट किया गया था, लेकिन कोविड 19 पैंडेमिक की वजह से ये कहीं ना कहीं रुक गया था। इसके बाद हम बात करें, इसको लेकर के फंड भी रिलीज किया गया है, 75 लाख रुपीस का टोटल प्रोजेक्ट है, जिसमें से सरकार के द्वारा 45 लाख का जो बजट है इसको सैंक्शन कर दिया गया है। तो इसके द्वारा यहाँ पे बात कही गई है। क्लियर। इसके अलावा हमें इसमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं अब अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल क्या बोलता है, तो देखिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो प्लेन है लाइट बैट कॉम्बैट जो है, लाइट कॉम्बैट जो हेलीकॉप्टर से, वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं भाई दुबई एयर शो के अंदर। और इसमें दो तरीके की भारत की एयरफोर्स की टीम है जो कि पार्टिसिपेट करेगी अपने लाइट वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के थ्रू। और उन दोनों टीम का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। पहली टीम का नाम है सरंग और दूसरी टीम का नाम है सूर्य किरण। क्लियर। और ये एयर शो के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और ये एयर शो कहां पे होगा, ये परफॉर्म कहां किया जाएगा, तो अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दुबई के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। द एयर शो शेड्यूल्ड द 14 टू 18 नवंबर अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहां पे इसको शो किया जाएगा, जिसके अंदर लगभग कुछ 5 एडवांस जो लाइट हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें ध्रुव है ना, जिसको सरंग टीम के द्वारा क्या किया जाएगा, फ्लाई किया जाएगा, जिसमें 10 बी जो हॉक हैं उसको यहाँ पे सूर्य किरण टीम के द्वारा यहाँ पे फ्लाई किया जाएगा। तेजस है, तेजस हमारा इंडिजीनियसली लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि इस एयर शो के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में यहाँ पे चीजें मेंशन की गई। क्लियर। चलिए अब आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर एक और क्वेश्चन है, उसका आंसर बताना है। अभी रिसेंटली एयरफोर्स के जो नए चीफ बने हैं उनका नाम आपको बताना है भाई, है ना, न्यू चीफ। और उसके अलावा आपको बताना है, कल के दिन ही मैंने आपको बताया था एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है भारत के अंदर। ये दोनों जानकारी आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर पहुंचानी है। आगे बात करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, क्या किया जा रहा है, तो आप सभी को पता ही है अभी हाल ही में हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो प्रोवाइड किए गए हैं, उसके बाद में ही उसी सेरेमनी को लेकर के बात करें तो यहाँ पे क्या है कि इंडिया जो है ये एक अवार्ड देता है, एक प्राइज है जिसको देता है, जिसको हम बोलते हैं ऑनरी रैंक जो है, ऑनरी रैंक जो है वो प्रोवाइड की जाती है किसी अदर कंट्रीज के आर्मी के पर्सन को। तो इस बार ये अवार्ड किसको दिया गया है, तो इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि इंडिया ने कन्फर किया है ऑनरी रैंक ऑफ द जनरल ऑन द नेपाल आर्मी चीफ। ध्यान रखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे, ये है नेपाल के आर्मी चीफ। ड्रेस से ऐसा मत समझ लेना कि भाई ये भारत के चीफ हैं या कोई आर्मी के पर्सन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए नेपाल आर्मी चीफ का नाम लिखा गया है और हमारे देश के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ये ऑनरी रैंक है जो कि दी जा रही है। अब इनको इनका नाम क्या है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेपाल आर्मी चीफ जनरल प्रभु राम शर्मा वॉज ऑन वेडनेसडे, जो यहाँ पे कन्फर्ट किया गया है ऑनरी रैंक, है ना। ये चीजें आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखनी है। और ये कहाँ पे सेरेमनी में आए थे, तो राष्ट्रपति भवन दिल्ली के अंदर इनको इस रैंक से नवाजा गया है। क्लियर। चलिए अब आज के लिए फिर एक और कमेंट बॉक्स के अंदर आपको आंसर करना है। नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू,
ध्यान से सुनिए मेरे क्वेश्चन को, आप अच्छे से सुनेंगे तभी आप आंसर करेंगे। और भाई मैंने आप लोगों को रिप्लाई करना शुरू कर दिया है। अभी तक मैं वैसे ही वर्चुअली तरीके से आपको कहता था कि भाई कि आप लोगों की जो रिप्लाई हैं वो बहुत सही तरीके से मुझे मिल रहे हैं, लेकिन कल से मैंने आप लोगों को रिप्लाई करना भी शुरू कर दिया है ना। आप लोग देखेंगे जाकर के तो आपको रिप्लाई बॉक्स में, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। क्लियर? जिसके आंसर गलत है मैंने उसको आंसर को करेक्ट भी किया है, और बाकी तो मोस्ट ऑफ दी यानी 99% आप लोगों के आंसर्स बिल्कुल करेक्ट मुझे मिल रहे हैं। चलिए, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आज का क्वेश्चन का आंसर करना है कि काठमांडू जो नेपाल की कैपिटल है, वहां पे ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसका हेडक्वार्टर मौजूद है। आप लोगों को उसका नाम बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे फिर से उसी एक्ट को लेकर के वापस से बात की जा रही है, और उस एक्ट का नाम यहाँ पे क्या है, तो काटसा एक्ट को लेकर के वापस से बात की जा रही है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है भाई डिप्लोमेट्स के द्वारा, कि भाई कि जो मिसाइल हमें दिसंबर के अंदर मिलने वाली है भारत को, दिसंबर एंड 2021 में जो अभी हमें यूनिट मिलने वाली है S-400 मिसाइल की, जो कि हमें रशिया प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा ये कहा गया है कि काटसा सैंक्शन के तहत हम उन्हें वेवर जो है उसमें हम कहीं ना कहीं हम छूट देंगे भाई, है ना। उनके ऊपर पूरी तरीके से काटसा एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, कहीं ना कहीं हम उन्हें वेवर देंगे, वेवर डिस्काउंट या छूट हम उन्हें देंगे इस एक्ट के तहत या इस सैंक्शंस के तहत। तो अब ये काटसा एक्ट है क्या, मैं काफी बार आपको बता चुका हूं, फिर भी इस बार मेंशन किया गया है, देख सकते हैं। 2017 US law, the Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, जिसको 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लाया गया था वहां की सीनेट के अंदर, है ना। किसकी बात कर रहा हूं मैं, डोनाल्ड ट्रंप, है ना। डोनाल्ड ट्रंप जो कि 45th नंबर के वहां के प्रेसिडेंट थे, अभी राइट नाउ जो बाइडन है, इनके बारे में कहा जा रहा था कि इसके द्वारा जो अमेरिका की एडवर्सीज कंट्री है, यानी अमेरिका के द्वारा ये कहा गया कि रशिया, कॉमा, नॉर्थ कोरिया एंड तीसरी कंट्री जो है ईरान, इन तीन देशों के साथ में जो भी डिफेंस डील साइन करेगा उसके ऊपर क्या लगेगा, ये वाला जो एक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, काटसा एक्ट, ये उसके ऊपर एप्लीकेबल किया जाएगा अमेरिका के द्वारा। यूएसए ये एक्ट लगाएगा। मतलब यूएसए नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से इकोनॉमिकली तरीके से ये ग्रो हो ये तीनों देश, क्योंकि कहीं ना कहीं ये यूएसए की काटसा एडवाइजरी कंट्रीज के अंदर आती हैं, क्योंकि इनके ऊपर काफी सारे क्या लगाए गए हैं, सैंक्शंस लगाए गए हैं। जैसे कि रशिया के ऊपर 2014 जो क्रीमिया पेनिनसुला वाला जो काम था, जो यूक्रेन से इसने रशिया ने लिया, और इसके ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगा दिए गए थे, है ना। नॉर्थ कोरिया को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की 2018 में डील होने वाली थी, जिसको लेकर के 2019 में फिर से नेगोशिएशन हुआ, लेकिन इस डील को कैंसिल कर दिया गया। और फिर नॉर्थ कोरिया के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगा दिए गए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया काफी न्यूक्लियर वेपन्स को एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करते जा रहा था। तो अमेरिका ने कहा कि भाई कि आप अपने देश के अंदर इस तरीके के न्यूक्लियर रिसर्च को क्या कर दें, बंद कर दें। और उसके अलावा 2018 के अंदर न्यूक्लियर जो डील थी, ईरान न्यूक्लियर डील, उसको भी, उससे भी विड्रॉ हो गया था कौन, यूएसए। और यूएसए ने 2018 के बाद यानी डोनाल्ड ट्रंप के 2018 से जो जेसी पोआ है, जिसको मैंने आपको बताया भी है, जिसको हम न्यूक्लियर डील कहते हैं, ईरान की न्यूक्लियर डील हम कहते हैं, इससे विड्रॉ कर दिया। और अमेरिका ने इसके ऊपर काफी सारे क्या लगा दिए, सैंक्शंस इकोनॉमिकली तरीके से लगा दिए गए। तो इन तीन एडवाइजरीज कंट्रीज से जो भी डिफेंस डील करेगा उस देश के ऊपर भी काटसा एक्ट लगा दिया जाएगा। चलिए अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर फिर से क्वेश्चन करना है
कि रशिया के साथ में वो कौन सी कंट्रीज हैं, वो कौन सी दो कंट्रीज हैं जिन्होंने डिफेंस डील की है S-400 को लेकर के, और उनके ऊपर भी अमेरिका के द्वारा काटसा एक्ट को लगाया गया है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को बतानी है कमेंट बॉक्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। क्या कहता है अगला पार्ट? यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है, वैसे तो काम का नहीं है लेकिन फिर भी मैंने इसको हाईलाइट किया है। नोबेल प्राइज विनर जो है मलाला यूसुफजई, इन्होंने निकाह कर लिया है भाई, है ना, इन्होंने शादी कर ली है। इस चीज को लेकर के बात की गई है ना। शादी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई कि 2000 सॉरी जब 15 साल की ये थी तब इनके ऊपर एक टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा अटैक किया गया था, यानी इनको गोली मार दी गई थी, जिनका नाम था तहरीक तालिबान ग्रुप के द्वारा, पाकिस्तान के अंदर, है ना। बड़ी बड़ी मुश्किल से ये बची हैं। और इन्होंने क्या हुआ था कि चाइल्ड एजुकेशन को लेकर के आवाजें उठाई थी, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था, है ना। इन टेररिस्ट ग्रुप के अगेंस्ट में इनको क्रिटिसाइज करना शुरू किया, बच्चों के लिए काम करना शुरू किया, जिसके बदले में स्वीडिश जो नोबेल फाउंडेशन एकेडमी है, इनको 2014 में क्या दिया गया, एक प्राइज से नवाजा गया, जो कि हमारे जो बचपन बचाओ आंदोलन के जो लीडर हैं कैलाश सत्यार्थी के साथ में इनको ज्वाइंटली तरीके से पीस का नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट ये है कि मलाला यूसुफजई जो हैं, इनको कब नोबेल प्राइज दिया गया, तो 2014 में। और एक और चीज मैं बता दूं, मलाला यूसुफजई यंगेस्ट पर्सन है जिनको क्या दिया गया है, नोबेल प्राइज दिया गया है। 17 साल की उम्र में इनको क्या दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। क्लियर? इसके अलावा हम बात करें, एक और क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो बिल्कुल आपको तैयार रहना है। आपको अब अगला क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर करना है। इंटरनेशनल, देखिए यूएन के द्वारा एक डे अनाउंस किया गया है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल मलाला डे, वो इन्हीं की याद में ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब आपको बताना है कि वो कौन सी डेट को अनाउंस किया गया है और उसको एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल मलाला डे वो इन्हीं की याद में ही किया जाता है। क्लियर? तो ये आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अब आ गया है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज क्या कहता है तो देख सकते हैं। इस टॉपिक को मैंने आपको एक दो दिन पहले कवर भी किया था। क्या कहा गया था, राफेल डील को लेकर के, और उसमें भी मीडिया पार्ट को लेकर के यहाँ पे फ्रांस की जो पोर्टल है उसके द्वारा यहाँ पे ये बातें कही गई कि भाई कि हमने इस चीज को लेकर के बहुत पहले ही सीबीआई को ये बता दिया था कि कहीं ना कहीं राफेल डील को लेकर के करप्शन हमें देखने को मिला है, और करप्शन भी छोटा नहीं, काफी बड़ा हमें करप्शन देखने को मिला है। तो ये डील कब की है, तो 2007 में यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में 126 राफेल फाइटर प्लेन को लेकर के ये डील हुई थी। और पहले ये डील एक तरीके से प्राइवेटली ये डील थी जिसको किया जा रहा था, लेकिन फाइनली 2016 तक आते आते इस डील को, पुरानी डील को कैंसिल करते हुए नई डील साइन की गई 2016 में, है ना। और ये गवर्नमेंटली तरीके से इस डील को साइन किया गया। 56,000 करोड़ रुपए की ये जो डील है इसको साइन किया गया। और अभी आज की डेट में कितने राफेल प्लेन है जो कि फ्रांस के साथ में हमने डील साइन की है, तो 36 राफेल प्लेन को लेकर के हमने ये नई डील को साइन किया है। तो इसमें जो मीडिया पार्ट है फ्रांस का, इसके द्वारा ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं इसमें करप्शन हमें देखने को मिला है। उसमें मैंने आपको कल नाम भी बताया था, शोशेन गुप्ता जो नाम यहाँ पे देखने को मिला, इनके इनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे देखने को बताया गया है कि भाई कहीं ना कहीं इनके द्वारा ये डील पे रिश्वत ली गई है ना। इस चीज को लेकर के यहाँ पे मेंशन किया गया है। राफेल प्लेन को किसके द्वारा बनाया गया है, तो भाई मैंने ये चीज भी आपको बताई, 1986 के अंदर इसको बनाया गया था। इस तरीके के एविएशन, डसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया, है ना। वहां की नेवी के अंदर इसको शामिल किया गया है ना। और फाइनली अभी 2021 के अंदर हमने ये राफेल प्लेन फ्रांस से क्या किए हैं, परचेस किए हैं। इसके बारे में यहाँ पे
पूरा एडिटोरियल पेज पे लिखा गया है। तो आपको याद रखना है भाई, राफेल डील किस देश के साथ में हुई है, कौन सी वो पोर्टल एजेंसी है जिसके द्वारा ये चीजें बताई गई हैं कि भाई कि हमने इस चीज को लेकर के पहले ही सीबीआई को इन्फॉर्म कर दिया था, है ना, लेकिन उस पर किसी ना किसी तरीके से सीबीआई ने कोई एक्शन नहीं लिया है। तो ये मीडिया पार्ट का यहाँ पे कहना है। क्लियर? किसके द्वारा बनाया गया है? तो डसॉल्ट एविएशन के द्वारा इसको प्रिपेयर किया गया है। तो ये चीजें भी आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखनी है। यहाँ पे अब दूसरा आर्टिकल क्या कहता है भाई? दूसरा आर्टिकल ये कहता है कि भाई डीमोनेटाइजेशन को ये नवंबर में 2021 में 5 साल पूरे होने आ गए हैं, लेकिन इस तरीके का डीमोनेटाइजेशन करने का कोई भी मतलब जो मकसद था, जो जिस मकसद से डीमोनेटाइजेशन किया गया था, वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे ऑथर ने ये चीजें बताई गई हैं। डिमोनेटाइजेशन क्यों किया जाता है भाई? कि जो ब्लैक मनी है उसको कहीं ना कहीं बाहर निकालने के लिए इस तरीके का हम कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं, है ना। ये कॉन्सेप्ट पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? तो ये चीजें मैं आपको बता देता हूं। ये पहली बार कॉन्सेप्ट दिया गया था अंबेडकर जी के द्वारा 1923 में। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। क्लियर? ये चीजें आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखनी है। 1923 में बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को दिया गया था। उनकी जो बुक थी उसमें इन्होंने इसको पब्लिश किया था, जिसका नाम था प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन रूपी। के अंदर इसके बारे में जिक्र किया था। किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन रूपी, जो उनकी बुक थी, जिसमें उन्होंने इस चीज को पब्लिश किया था कि भाई कि भारत के अंदर हर 10 साल में, एवरी 10 इयर्स में डीमोनेटाइजेशन करते रहना चाहिए। इस चीज को लेकर के बात कही गई थी अंबेडकर जी के द्वारा। देखिए 1923 में इस तरीके का कॉन्सेप्ट दिया, है ना, और 2016 में इस तरीके का डीमोनेटाइजेशन देखने को हमें मिला है। तो अब क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? क्या इससे पहले भी डीमोनेटाइजेशन हुआ है भारत में? तो बिल्कुल हुआ है। अब इसी के बारे में आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करना है कि भारत में इससे पहली बार कितनी बार डीमोनेटाइजेशन हुआ है, और इस बार का जो डीमोनेटाइजेशन हुआ है वो किस इकोनॉमिस्ट के जो रिकमेंडेशन है उसके कहने पर हुआ है। तो मैं उनका नाम आपको बता देता हूं। अनिल बेजल, ये नाम आपको शायद सुनने को नहीं मिला होगा। ये वही इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने रिकमेंड किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कि भाई कि डीमोनेटाइजेशन होना चाहिए, है ना, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो ब्लैक मनी है उसको हम क्या कर सके, लोगों के पास से हम निकाल सके। लेकिन ऐसा ऑथर के द्वारा कहा गया है कि ये कहीं ना कहीं डिसीजन हमें फेल होता हुआ दिख रहा है ना, दिखा। ये चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक डेटा आपको देखने को मिलेगा, है ना। वो क्या है डेटा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है? देखिए यहाँ पे ऑथर ने लिखा है कि जिस मकसद से गवर्नमेंट के द्वारा इस डीमोनेटाइजेशन की प्रोसेस को किया गया था कि भाई ज्यादा से ज्यादा अमाउंट आएगा, लेकिन इसमें तो ये कहा गया कि लगभग कुछ 99.3% जो पैसा है, जो नोट है, वो वापस बैंकों के अंदर आ गए हैं, है ना। तो 0.7% जो है वो कहीं ना कहीं कोई मैटर नहीं करता है इतनी बड़ी इकोनॉमी के अंदर, कि भाई कि वो पैसा नहीं आ पाया है। तो ये चीज को लेकर के ऑथर ने मेंशन किया है कि भाई कि ये जो मिशन है वो फ्लॉप हुआ है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं दूसरी चीज भी ये बताई है कि इस डिमोनेटाइजेशन के बाद हमें एक चीज हमें देखने को मिली है। वो है क्या? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिला है, या ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बहुत तेजी से इसके अंदर देखने को मिला है ना। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? गूगल पे है, फोन पे है, उसके बाद में पेटीएम पेमेंट है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, और अभी तो अब व्हाट्सएप पेमेंट भी स्टार्ट गवर्नमेंट के द्वारा कर दिया गया है भाई। तो कहीं ना कहीं डिजिटल पेमेंट हमें ट्रांजैक्शन देखने को मिला है। लेकिन साथ साथ में ऑथर ने यह भी लिखा है आगे की लाइनों के अंदर कि डिजिटल पेमेंट को तो बढ़ावा मिला ही मिला साथ साथ में, लेकिन कैश पेमेंट भी, क्या कैश फ्लो भी हमें देखने को मिला है, जो कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है ना, या नेगेटिव चीज देखने को मिलती है कि भाई यदि डिजिटल पेमेंट बढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें कैश पेमेंट को कम करना चाहिए, क्योंकि इससे प्रिंटिंग जो कॉस्ट है या पेपर कॉस्ट है वो कम हो, या जितनी इकोनॉमी मजबूत होगी
वो उस कंडीशन में होगी कि कम से कम आपके पास में नंबर ऑफ जो पेपर करेंसी है वो कम होना चाहिए, तब जाकर के उस देश की इकोनॉमी क्या होती है, स्ट्रांग मानी जाती है। इसमें ये भी बताया गया, देखिए, कि जर्मनी के अंदर इस तरीके के हालात 1930s के अंदर हमें देखने को मिले हैं कि वहां पे इकोनॉमिकली क्राइसिस इतना आया, इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ा, है ना। तो उस चीज को लेकर के जर्मनी ने बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में नोट्स को क्या कर दिए, प्रिंट कर दिए। तो पता चला कि यदि कुछ सामान भी खरीदने जाना है तो बैग भर करके या बोरा भर करके या बोरी भर करके हमें नोट लेकर के जाने पड़ते थे, तब जाकर के वो चीज हमें मिलती थी। और कई बार तो ऐसा हुआ कि वो चीज भी हम खरीद नहीं पा रहे हैं। तो ये एक इकोनॉमी डाउन वाली कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो ये इस चीज में ऑथर ने यहाँ पे मेंशन किया है काफी साफ। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे कोई आर्टिकल हमारे लिए कुछ खास नहीं दिख रहा है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे फिर से कोल को लेकर के बात की गई है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। क्लियर? यहाँ पे एक और आर्टिकल है जिसको कवर अप किया गया है। वो कौन सा आर्टिकल है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या। तो इसके बारे में यहाँ पे देखिए, कुछ चीजें हैं कि जो तृणमूल कांग्रेस के पहले जो बीजेपी में थे, वो इलेक्शन होने के बाद में अब वहां पे तृणमूल कांग्रेस की जो जीत हुई है, उसके बाद में वापस से लोग बाग बीजेपी से तृणमूल पार्टी के अंदर इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ में फिर दूसरा आपको मैटर देखने को मिलेगा, तेलंगाना में भी इसी तरीके से कुछ एंटी डिफेक्शन है, जो दल बदल है हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके अंदर। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है भाई, कि आपको पता होना चाहिए 52 अमेंडमेंट 1985 के तहत राजीव गांधी जी के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था, है ना, अमेंडमेंट किया गया था और 10th शेड्यूल में इसको जोड़ा गया था। क्लियर? ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या जो सांसद होते हैं, उसके लिए इस तरीके का जो अमेंडमेंट है वो उसको आर्टिकल के अंदर रखा गया। कौन से आर्टिकल के तहत? तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। 102 क्लॉज 2 ये कहता है कि भाई कि जो एमपीज होते हैं उनके लिए इस तरीके का एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो यहाँ पे काम करेगा। और उसके अलावा जो बात करें कौन से वाले पेज पर, जो एमएलए होते हैं, है ना, विधायक जिनको हम कहते हैं, उनके लिए भी आर्टिकल यहाँ पे मेंशन किया गया है। और वो कौन सा आर्टिकल है? तो 191 क्लॉज 2 के अंदर इसको मेंशन किया गया है कि इस तरीके का प्रावधान रखा गया है। कौन से वाले उसमें हम बात कर रहे हैं? तो 52nd अमेंडमेंट जो एक्ट है 1985 के तहत राजीव गांधी जी के द्वारा इसको लाया गया और भारत की 10th शेड्यूल को इसमें शामिल किया गया। क्लियर? 10th शेड्यूल में इसको जोड़ा गया। तो ये चीजें आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखनी है। ये कौन बताएगा कि भाई कि इसकी सदस्यता को खत्म करना चाहिए, मेंबरशिप को खत्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ये सारे काम कौन करेगा? तो पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर करेगा और विधानसभा के अंदर विधानसभा स्पीकर इसको ये चीज डिसाइड करेगा। ये चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। क्लियर? तो ये है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। ये कब पहली बार हमें देखने को मिला था? तो सबसे पहला स्टेट जहां पे हमें इस तरीके का कॉन्सेप्ट देखने को मिला था, हरियाणा में 1967 में। वो पहला केस जिसको हम आया राम गया राम के नाम से जानते हैं भाई, है ना, आया राम गया राम केस के नाम से इसको जाना जाता है। तब हमें एंटी डिफेक्शन जो लॉ है इसको बनाने को लेकर के बात की गई थी। आया राम गया राम केस जो है हरियाणा की राजनीति के अंदर देखने को मिला कि जो गयालाल जी जो थे 1967 में, इन्होंने एक ही दिन के अंदर 3 पार्टीज को चेंज किया। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पे, और इसके बाद ये क्रेज है ना अलग अलग राज्यों के अंदर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर हमें देखने को बार बार देखने को मिला। तो फाइनली 1985 में 52nd अमेंडमेंट में राजीव गांधी जी के द्वारा इस तरीके का जो लॉ है, अमेंडमेंट लॉ जो है, इसको लाया गया इन 2 आर्टिकल्स के अंदर। तो ये आर्टिकल्स आप लोगों को याद रखना है भाई, कौन से चीज के अंदर किस चीज को मेंशन किया गया है, कौन से अमेंडमेंट के तहत कौन लेकर के आया। तो ये चीजें यहाँ पे आपको रखनी है याद। पहला केस कहां पर हमें देखने को मिला था? तो 1967 में गयालाल जो विधायक थे उनके द्वारा ये चीज हमें देखने को मिली थी। इसीलिए इनको हम आया राम गया राम केस के नाम से इन 1967 ये बोलते हैं। और इसी तरीके से देखिए तृणमूल कांग्रेस और तेलंगाना के अंदर हमें ये
एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो हमें देखने को मिला है। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो आज के एनालिसिस में इतना ही, इसके बाद का हम देखेंगे अगली सीरीज में। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज क्लियर हो गई हैं। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।